हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सिंधु बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि सिंधु बैच के आलोक में नागरिक शास्त्र के संदर्भ में हम लोगों ने अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों को प्रारंभ किया है। ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि सिंधु बैच के आलोक में अभी फिलहाल आप लोगों की डेमो क्लासेस चल रही हैं और डेमो क्लासेस के कॉन्टेक्स्ट में हमने जो अपना वेरी स्टार्टिंग डिस्कशन लिया है वो आचार्य मनु के संदर्भ में लिया है। अच्छा, कल की चर्चा में या कल की क्लास के माध्यम से आचार्य मनु का वेरी जनरल इंट्रोडक्शन हमने लिया था कि आचार्य मनु को अगर आपको अप्रोच करके चलना होगा प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक के संदर्भ में, तो आपको किस प्रकार की सावधानियां लेकर के चलनी होंगी। हालांकि हमको याद है कि कल जब हमने आचार्य मनु का वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन आपके सामने किया तो उसमें हमने आपको बताया था कि आचार्य मनु के कॉन्टेक्स्ट में कुछ माइथोलॉजिकल ग्राउंड्स भी आपके बन के आते हैं। तो देखो, वो जो आपके माइथोलॉजिकल ग्राउंड्स हैं वो आपसे परीक्षाओं में पुटअप नहीं किए जाएंगे। यानी कि कहने का तात्पर्य या कहने का अभिप्राय क्या हुआ, कहने का सही अभिप्राय यह बनता है कि आचार्य मनु आपकी परीक्षा में किस पैटर्न पर आ सकते हैं। तो आचार्य मनु को आप क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में या भारत की प्राचीनता के संदर्भ में एक राजनीतिक विचारक आप मान के चलेंगे। और जब आप उनको राजनीतिक विचारक मान के चलेंगे तो बस वहीं से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, आपका जो परीक्षा उपयोगी धरातल है वो आपके सामने क्या है, धीरे धीरे आने लगेगा। अच्छा, कल की क्लास में हमने एक बात आपको सिखाया होगा कि आचार्य मनु भी कहीं ना कहीं इन बातों को कैलकुलेट करके चल रहे थे कि अगर आप राजा को पृथ्वी पर कैलकुलेट करने की बात करोगे तो राजा पृथ्वी पर आपको किस रूप में दिखाई पड़ेगा, ईश्वर के रूप में क्या आपको दिखाई पड़ेगा। तो रिगार्डिंग दिस जो भी हमने कैलकुलेशन की तो वो तो आपके कल की क्लास में आ ही चुके हैं। आचार्य मनु को आज आपको आगे किस पैटर्न पे बढ़ाना है, और मैंने कल की क्लास में आपको बताया होगा और मैंने पुरानी क्लासेस में भी आपको यह समझाने का कार्य किया होगा कि एक समझदार जो विद्यार्थी है वो क्या करके चलता है, वो करके चलता है अपने कंपैरिजंस। देखो, कभी भी एक दिशा में व्यवहार मत किया करो। अगर आप एक दिशा में व्यवहार करोगे, डजंट मैटर, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक दिशा में व्यवहार करने की बात करोगे तो आपको जानकारियां प्राप्त नहीं होंगी। जानकारियां बिल्कुल आपको प्राप्त होंगी, लेकिन आपको मल्टी डायरेक्शंस ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा, यानी कि आपको तुलनात्मक अध्ययन करने होंगे। और वैसे भी आपके पाठ्यक्रम में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मामला तो जुड़ा हुआ है, तो आगे अगर आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को कोई बड़ी आसानी देकर के चलनी है तो हम तो ये चाहेंगे कि आप कंपैरिजंस करना सीखें, आपके व्यक्तित्व में तुलनात्मक अध्ययन जो है वो शामिल हो जाना चाहिए। यानी कि हम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं, देखो, हम ऐसा व्यवहार इस नाते कर रहे हैं कि अगर आप आचार्य मनु के राजा संबंधी विचारों को आप कैलकुलेट करने की बात करोगे तो एक तरीका तो आपका यह बनता है कि हम आपको सीधा और केवल आचार्य मनु के अकॉर्डिंग ही पढ़ा दें। लेकिन आचार्य मनु के अंदर की जो बातें हैं या राजा संबंधी जो आचार्य मनु का विचार है या जो व्यवहार है, अब यहां पर उसका एक कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये जो आप कंपैरिजन करके चलेंगे ये पता किसके साथ होगा, प्लेटो महोदय के साथ होगा। यानी कि आज की चर्चा में एक साइड में आचार्य मनु अपना व्यवहार करेंगे और एक साइड में क्या है, प्लेटो महाराज अपना व्यवहार करेंगे। दोनों के बीच क्या है, आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है और अपने जो निष्कर्ष हैं वो आपको क्या है, निकालने हैं। यही सही तरीका है, क्योंकि देखो, सवाल अगर चुनौतीपूर्ण आपके सामने है तो चुनौतीपूर्ण सवाल का सामना केवल एक ही दिशा में व्यवहार करके नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी भी चुनौतीपूर्ण सवाल को अटेम्प्ट करना चाहते हो या अगर आप किसी भी चुनौतीपूर्ण सवाल को अच्छे से अपनी ग्रिप में लाना चाहते हो तो आपको क्या है, मल्टी डायरेक्शंस ओरिएंटेड क्या है, आपको यहां पर बनना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, आज की चर्चा में हम किस मुद्दे को उठाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात एक ये है कि हम लेने वाले हैं क्या, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। हम क्या लेने वाले हैं, कंपैरेटिव स्टडी।
और यहां पर जो आपका कंपैरेटिव स्टडी होगा, इसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो कंपैरेटिव स्टडी आप लेकर के चलने वाले हो, ये केवल और केवल किसके संदर्भ में होगी, यहां पर अभी राजा संबंधी विचार। किसके संदर्भ में आप लेके चलेंगे, राजा संबंधी विचार। राजा संबंधी विचार, राजा संबंधी विचार के संदर्भ में क्या आप लेकर के चलने वाले हैं। और आपका जो कंपैरेटिव स्टडी होगा ये किस किस के बीच में होगा, तो एक सेक्शन तो आप किसका बनाएंगे, एक सेक्शन आपका किसका बन के आएगा, एक सेक्शन आप बना लेंगे भी किसका, आचार्य मनु का। एक सेक्शन आपका किसका बन जाता है, आचार्य मनु। एक सेक्शन आपका किसका बन जाएगा, आचार्य मनु का। तो देखो आचार्य मनु का जो राजा संबंधी विचार है, तो आचार्य मनु का राजा संबंधी विचार क्या कहता है, राजा संबंधी विचार ये कहता है कि वो कहते हैं कि राजा जो हो क्या है, वो दैवीय शक्तियों से उत्पन्न है। कल ही आपने सीखा, दैवीय शक्तियों से उत्पन्न, दैवीय शक्तियों से उत्पन्न है, दैवीय शक्तियों से उत्पन्न। ओके, आचार्य मनु अपने राजा संबंधी विचार के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे कि जो राजा है वो क्या है, वो दैवीय शक्तियों से उत्पन्न है। यानी कि इसी को हमने क्या कहा था कि आचार्य मनु ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि राजा क्या है, राजा कोमा पृथ्वी पर, राजा कोमा पृथ्वी पर ईश्वर का रूप। राजा कोमा पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का रूप। राजा कोमा पृथ्वी पर क्या है, ईश्वर का रूप। ये कौन समझाते हैं, आचार्य मनु यहां पर क्या है, अपना व्यवहार इस संदर्भ में लेके आ रहे हैं। चलो कुछ ऐसा बनाओ यहां पर। इसी प्रकार से अगर आप इधर का सेक्शन बनाने की बात करोगे, तो इधर का सेक्शन आपने किसकी ओर से बनाया, प्लेटो। इधर का सेक्शन आपने किसकी ओर से बनाया, प्लेटो। तो जब आप प्लेटो को कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो प्लेटो थोड़ा अलग व्यवहार करेंगे। यहां पर प्लेटो क्या थोड़ा अलग व्यवहार करेंगे। देखो कैसा व्यवहार करेंगे। प्लेटो महाराज आपको ये समझाने की बात करते हैं कि जो राजा है वो क्या है। पहली बात तो क्या है, उनके शब्दों में जो राजा है उसको आप राजा नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, दार्शनिक राजा कहेंगे। इतना आप समझ पा रहे होंगे। उसको आप क्या कहेंगे, फिलोसफर किंग कहेंगे, यानी कि क्या कहेंगे, दार्शनिक राजा कहेंगे। अब प्लेटो महाराज का जो दार्शनिक राजा है वो है क्या, तो प्लेटो महाराज का जो दार्शनिक राजा है वो क्या है, उसके साथ आप क्या कह सकते हैं, नैतिक मूल्यों, नैतिक मूल्यों, और प्लस वो क्या है, मानवीय मूल्यों। नैतिक मूल्यों और प्लस में क्या है, मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण, मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण, मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण। यानी कि जहां एक और आचार्य मनु अपने राजा को दैवीय शक्तियों से उत्पन्न बताते हैं या दैवीय शक्तियों से क्या परिपूर्ण बताते हैं, वहीं एक और हमारे प्रिय प्लेटो महाराज क्या समझाने का कार्य करते हैं कि मेरा जो राजा होगा आप उसको राजा ना कहो। अगर आप उसको राजा कहने का कार्य करोगे तो आप उसकी योग्यताओं की तौहीन कर रहे हो, आप उसकी कैपेबिलिटीज का अपमान कर रहे हो। आपको राजा को राजा नहीं कहना है, बल्कि मेरे राजा को आपको क्या कहना है, फिलोसफर किंग कहना है। और अगर आप उसको फिलोसफर किंग कहने की बात करेंगे तो मेरा राजा मानवीय गुणों से परिपूर्ण होगा, नैतिक गुणों से परिपूर्ण होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लेटो महाराज आपको यह समझाने का बात कर रहे हैं कि उनका जो फिलोसफर किंग है वो क्या है, वो अनिवार्य योग्यताओं से परिपूर्ण है। वो क्या है, वो अनिवार्य योग्यताओं से परिपूर्ण है, वो अनिवार्य योग्यताओं से परिपूर्ण है, वो अनिवार्य योग्यताओं से क्या है, परिपूर्ण है। तो अगर आप यहां तक का कंपैरिजन लेकर के चलने की बात करेंगे तो यहां तक का जो एक कंपैरेटिव स्टडी आपके सामने आता है उसमें आचार्य मनु क्या है, एक अलग व्यवहार कर रहे हैं, और उसमें जो हमारे प्लेटो महाराज हैं वो क्या है, एक डिफरेंट वे में क्या है, व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि कहानी बदलेगी, और जब कहानी बदलेगी तो बस वहीं पर तो आपको पकड़ना है। याद रखो, वास्तव में नौकरी पानी आज के समय में, अगर आज के समय में वास्तव में नौकरी पानी है तो मेरी बातें मानो, हम ऐसा नहीं है कि कहीं और से आए हैं, हम भी आप ही की तरह विद्यार्थी ही हैं। लेकिन हमको यह लगता है कि कंपैरिजंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इस नाते जो भी क्लासेस सिंधु बैच के आलोक में आपको पढ़ाई जाएंगी, चाहे डेमो क्लास का पर्पज हो, चाहे पेड क्लास का पर्पज हो, आप इन बातों को दिमाग में अच्छे से बैठा ले। हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे,
क्योंकि जब तक आप तुलनात्मक अध्ययन नहीं करोगे तब तक आप परीक्षा उपयोगी नहीं बन पाओगे। और हमको आपको कोई बहुत ही ऑर्डिनरी क्लासेस नहीं देनी है, हमको आपको सिखाना है कि परीक्षा भवन में आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये सारी चीजें आपके सामने आ जानी चाहिए। अब वक्त बदलेगा। और अब वक्त कैसे बदलेगा? अब जो बातें यहां से आगे आप करने की बात करेंगे, आचार्य मनु और प्लेटो महाराज में बिल्कुल क्या नजर आएंगी? आपको समानताएं नजर आएंगी। ये एक असमानता है और बाकी सारे के सारे क्या है? समानताएं। तो भैया जी, अगर राजा संबंधी विचार में समानताएं हैं तो क्यों ना हम एक तीर से दो निशाने साधने का प्रयास करें। हमारा बोर्ड अभी छोटा है, अगर इसको हम थोड़ा और बड़ा कर दें तो हम बगल में आचार्य चाणक्य को भी ले आते। हमारी मजबूरी बन गई, इससे आगे हम बढ़ा नहीं सकते ड्राफ्टिंग। आचार्य चाणक्य के भी अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो आप कर लेंगे, लेकिन उसका तरीका है हमारे पास, उसे हम अलग तरीके से आपके सामने रख देंगे। अब मेरी बातें समझो, यहां पे बात क्या होती है? आचार्य मनु क्या कहते हैं? आचार्य मनु कहते हैं कि राजा के शासन को चुनौती देना, राजा के शासन को चुनौती देना संभव नहीं। राजा के शासन को चुनौती देना संभव नहीं। पूछो सवाल, क्यों? राजा के शासन को चुनौती देना संभव नहीं, सवाल पूछो क्यों? क्यों का आंसर क्या आएगा? क्योंकि राजा दैवीय शक्तियों से संपन्न है। क्योंकि राजा दैवीय शक्तियों से संपन्न है। क्योंकि राजा दैवीय शक्तियों से संपन्न है। क्योंकि राजा दैवीय शक्तियों से क्या है भाई? संपन्न है। क्योंकि राजा दैवीय शक्तियों से संपन्न है। पूछ ले सवाल हमने आपसे। प्लेटो महाराज क्या कहेंगे? प्लेटो महाराज भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही व्यवहार कहेंगे। वो कहेंगे कि जो उनका दार्शनिक राजा है, दार्शनिक राजा के शासन को चुनौती देना संभव नहीं। चुनौती देना संभव नहीं। चुनौती देना संभव नहीं। चुनौती देना संभव नहीं। सवाल पूछो क्यों? क्योंकि वह योग्यताओं से परिपूर्ण है। 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 क्योंकि वह योग्यताओं से परिपूर्ण है, यानी कि पूरा का पूरा क्या आ जाता है? समानता का धरातल आ जाता है। यानी कि पूरा का पूरा क्या आ जाता है भाई? समानता का धरातल आ जाता है। आप समझना कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अब नई बात आपको यहां पे जोड़ के बताते हैं। नई बात कैसे जुड़ेगी? आचार्य मनु ने कहा कि राजा के शासन को चुनौती देना संभव नहीं, क्योंकि राजा दैवीय शक्तियों से उत्पन्न है। और जो दैवीय शक्तियां हैं, जो डिवाइन पावर्स हैं, या जो डिवाइन पावर है, वो क्या है? ये जो दैवीय शक्तियां, ये क्या है? ये गलती करने का विषय नहीं। ये क्या है? ये गलती करने का विषय नहीं। गलती करने का विषय नहीं। गलती करने का विषय नहीं। ये बात याद रखो, गलती करने का विषय नहीं। गलती करने का विषय नहीं। बिल्कुल यही बात यहां पे आ जाएगी कि दार्शनिक राजा के शासन को चुनौती देना संभव नहीं, क्योंकि वह योग्यताओं से परिपूर्ण है। और ये जो आपकी योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं जो हैं किसी चीज का परिचायक नहीं है। ये योग्यताएं किसी चीज का परिचायक नहीं। तो यहां भी आप यही ग्राउंड जोड़ के चलेंगे कि गलती करने का विषय नहीं। ये जो योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं गलती करने का विषय नहीं। गलती करने का विषय नहीं। ये जो योग्यताएं हैं, ये योग्यताएं क्या हैं? गलती करने का विषय नहीं। क्योंकि मामला क्या है? मामला यह है कि आचार्य मनु अपनी चर्चा में दैवीय शक्तियों की मजबूती को लेकर के चलते हैं, और जो आपके प्लेटो महाराज हैं, वो अपने डिस्कशन में या अपनी चर्चा में दार्शनिक राजा के अंदर के जो गुण हैं,
जैसे नैतिक मूल्य आपके हो जाते हैं या मानवीय मूल्य आपके हो जाते हैं, उनकी मजबूती को लेकर के अपने साथ चलते हैं और इन्हीं नैतिक मूल्यों या मानवीय मूल्यों का सहारा लेते हुए ये समझाने की बात करते हैं, क्योंकि अगर मेरा फिलोसोफर किंग तमाम प्रकार के नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा या मेरा फिलोसोफर किंग तमाम प्रकार के मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण होगा, तो वो चाहकर भी क्या है, गलतियां नहीं कर पाएगा। वो चाहकर भी क्या है, गलतियां नहीं कर पाएगा। एक बात यहां पर आचार्य मनु क्या समझाते हैं, दूसरी बात इसका ही छोटा भाई है कि शासन संबंधी व्यवहार के संदर्भ में राजा से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। कोई संभावना ही नहीं छोड़ी है। बिल्कुल यही मामला प्लेटो महाराज के साथ भी जुड़ा हुआ है। कि शासन संबंधी व्यवहार के संदर्भ में है ना, राजा से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, क्योंकि मामला यहां पे है कि अगर आचार्य मनु ने यह कहा कि शासन संबंधी व्यवहार के संदर्भ में राजा से प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो मजबूती किसको है, दैवीय शक्तियों को है। और यहां पर मजबूती किसको है, जो आपका फिलोसोफर किंग है। फिलोसोफर किंग के व्यक्तित्व में जो नाना प्रकार के नैतिक मूल्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं या जो मानवीय मूल्य आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहां आचार्य मनु आप कहते हैं कि अगर आप सवाल जवाब करने का व्यवहार करोगे या सवाल जवाब करने की कोशिश करोगे, तो आप दैवीय शक्तियों का अपमान कर रहे हैं। और यहां पर प्लेटो महाराज आपको समझाने की बात करेंगे कि अगर आप मेरे फिलोसोफर किंग से सवाल जवाब करने की बात करोगे, तो आप उसकी योग्यताओं की तौहीन करते हैं, आप उसकी योग्यताओं का क्या है, अपमान करने का कार्य कर रहे हैं। आगे आचार्य मनु यह कहेंगे कि राजा को कानूनों का कोई व्यवस्थित रूप दिशा निर्देशन देने का कार्य नहीं करेगा। दिशा निर्देशन देने का कार्य नहीं करेगा, है ना, क्योंकि सारी मजबूती किसमें है, दैवीय शक्तियों में है। और किसमें है, राजा में है। और यह बात प्लेटो के साथ तो आपने कई बार पढ़ा होगा। प्लेटो भी बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार करते हैं कि राजा को कानूनों का कोई व्यवस्थित रूप दिशा निर्देशन देने का कार्य नहीं करेगा। दिशा निर्देशन देने का कार्य नहीं करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के अब हम ये कहने की स्थिति में आ गए हैं कि आचार्य मनु क्या कहते हैं, आचार्य मनु ये कहते हैं कि राजा की इच्छा ही कानून है। राजा की इच्छा ही कानून है। राजा की इच्छा ही कानून है। राजा की इच्छा ही क्या है, कानून है। राजा की इच्छा ही कानून है। और इन द सेम वे यही कैलकुलेशन आप प्लेटो महाराज के साथ भी कर सकते हैं। वो भी यही कहते हैं कि राजा की इच्छा
राजा की इच्छा ही कानून है। राजा की इच्छा ही कानून है। राजा की इच्छा ही कानून है। अब इन दोनों के पास अपने अपने बहाने हैं। अब इन दोनों के पास क्या अपने अपने बहाने हैं इस बात को सिद्ध करने के संदर्भ में कि राजा की इच्छा ही कानून है। तो आचार्य मनु के पास बहाना क्या है? तो आचार्य मनु के पास जो बहाना है, आचार्य मनु के पास जो यहां पर बहाना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो बहाना क्या आ जाएगा? दैवीय शक्तियों का। आचार्य मनु किसका बहाना लेके चलेंगे? दैवीय शक्तियों का। और वो दैवीय शक्तियों की मजबूती को लगातार अपने साथ कैलकुलेट करते रहेंगे और इस तरीके का व्यवहार आपके सामने लेके आएंगे कि राजा की इच्छा ही कानून है। राजा की इच्छा ही कानूनों का रूप लेंगी, लेकिन ये जो कानून होंगे ये लोगों का शोषण करके नहीं चलेंगे। क्यों? क्योंकि राजा जो है वो दैवीय शक्तियों से क्या है? परिपूर्ण है। दैवीय शक्तियों से क्या है? जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार प्लेटो महाराज का भी बहाना है। प्लेटो महाराज बहाना किसका लेके चलते हैं? प्लेटो महाराज यहां पर बहाना किसके लेके चलते हैं? भाई उन्होंने जो दार्शनिक राजा आपके सामने रखा, उन्होंने जो दार्शनिक राजा यानी कि फिलोसफर किंग आपके सामने रखा, तो वो बहाना किसके लेते हैं? उसकी योग्यताओं का बहाना लेते हैं और उसकी योग्यताओं को मजबूती देते हुए ये कहने का प्रयास करते हैं कि अगर मेरे फिलोसफर किंग को बाहरी ओर से या बाहरी तौर पर कानूनों का कोई व्यवस्थित रूप या संविधान जैसी कोई व्यवस्था अगर डायरेक्शन देने का कार्य करेगी, तो आप तो मेरे फिलोसफर किंग की योग्यताओं का क्या है? अपमान करेंगे। आप तो मेरे फिलोसफर किंग की योग्यताओं का क्या है? अपमान करेंगे। तो दोनों के पास क्या है मेरे प्यारे साथियों? अपने अपने क्या है? बहाने रहे। लेकिन आप एक बात देखो, इस प्रकार की जब आप कंपैरेटिव स्टडी करने की बात करोगे तो इसमें केवल ऊपर वाला जो ग्राउंड हमने आपको बताया, यहां पर प्लेटो और आचार्य मनु में क्या है? असमानता का धरातल है। बाकी जो भी बिंदु यहां पर हमने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, ये तमाम प्रकार के जो बिंदु हैं आचार्य मनु और प्लेटो के राजा संबंधी विचार के संदर्भ में क्या है? ये पूरी समानता आपको क्या है? दिखाने का कार्य करते हैं। ये पूरी समानता क्या है? आपको दिखाने का कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि आप ले लें इसका एक स्क्रीनशॉट बढ़िया से। हो गया होगा। चलो अब कुछ नया खेल यहां पे खेलते हैं। अध्ययन करो, अच्छे से करो, पढ़ाई करो, बढ़िया से करो, है ना। जो कमजोर धरातल होते हैं ना, तो कमजोर धरातलों का कभी भी सहारा नहीं लेना चाहिए। कमजोर धरातलों का सहारा लेकर के हमें कुछ समय तक अध्ययन करने की प्रक्रिया में आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन वो जो आनंद की अनुभूति है अंततः क्या करेगी? आपका बहुत भारी नुकसान करके चलेगी। इसी नाते अपने अध्ययन करने की प्रक्रिया को कठिन से कठिन बनाओ, क्योंकि जितना आप कठिन से कठिन बनाने का कार्य करोगे उतना ही परीक्षा उपयोगी ग्राउंड आपका बनता रहेगा और एग्जामिनेशन हॉल में क्या है? आपको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कम से कम क्या है? परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है? कुछ नया खेल हमको खेलना है। जैसे अब तक का जो कंपैरिजन आपने किया है, अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसी को जब आगे बढ़ाएंगे तो कंपैरिजन हम जान पा रहे हैं कि हम किस किस के बीच में कर रहे हैं। भाई आज केवल जो डिस्कशन हो रहा है वो राजा संबंधी विचार के संदर्भ में हो रहा है ना। कल हम आचार्य मनु का राज्य संबंधी विचार आपके सामने रखेंगे। आज जो डिस्कशन है वो केवल राजा संबंधी विचार के बारे में हो रहा है। तो यहां पे देखो कि कंपैरेटिव स्टडी जो आप कर रहे हैं, तो एक और आप क्या लेके चले भाई? हमारे प्रिय आचार्य मनु। आचार्य मनु। अब जो बातें मैं लिखूंगा, इन बातों को अपनाए जाने के क्रम में क्या है? आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आपको क्या? बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। असल में आचार्य मनु की ओर से हमको अब क्या लिखना है? हमको अब यह लिखना है कि शासन संबंधी अनिवार्य शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीयकरण और राजा के हाथों में। अब आपको समस्या नहीं आएगी। राजा के हाथों में
राजा के हाथों में। अब इस बात को अपनाए जाने के संदर्भ में क्या आपको परेशानी नहीं आएगी? आप देख पा रहे हैं। एक और हम किसको लेके चलते हैं? अपने प्रिय प्लेटो महाराज को। ठीक है, और प्लेटो महाराज भी क्या कहते हैं? सेम बात कह रहे हैं बिल्कुल। उनका मतलब यही बनता है कि शासन संबंधी जब दोनों ने अपने अपने राजाओं को इतनी मजबूती दे रखी है तो डिसेंट्रलाइजेशन का तो मामला बनता ही नहीं है। जब दोनों ने अपने अपने राजाओं को इतनी मजबूती दे रखी है तो डिसेंट्रलाइजेशन का तो मामला बनता ही नहीं है। यानी कि ये क्या कहते हैं? सेम बात आप जोड़ के चलेंगे कि शासन संबंधी अनिवार्य शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का केंद्रीयकरण राजा के हाथों में। अब देखो यहां पर जब ऐसा होता है, जब कभी भी ऐसा कोई भी जानकारी आपके सामने आए तो फिर आपको एक नकारात्मक संभावना व्यक्त करनी होगी। संभावना है, लेकिन वो क्या नकारात्मक संभावना है। जब भी कोई ऐसा ग्राउंड आपके सामने बन के आता है तब आपको एक पॉसिबिलिटी बतानी पड़ेगी, और वो जो बनेगी आपकी क्या बनेगी? निगेटिव पॉसिबिलिटी, यानी कि आपकी क्या बनेगी? नकारात्मक संभावना बनेगी। क्या बनेगी? आपकी नकारात्मक संभावना आपकी बनेगी। क्या बनेगी? आपकी नकारात्मक संभावना बनेगी। और नकारात्मक संभावना का मतलब क्या हो जाता है? जब शासन संबंधी अनिवार्य शक्तियों का वेरी प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन आपने राजा के हाथों में कर दिया है तो नकारात्मक संभावना का मतलब यह हो जाता है कि ऐसा तानाशाही रवैया अपना सकता है। ऐसा राजा क्या है? तानाशाही रवैया अपना सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार की जो नकारात्मक संभावना है वो आपको प्लेटो के साथ भी जोड़ के चलनी पड़ेगी। नकारात्मक संभावना, ओके, बिल्कुल इसी प्रकार की जो आपकी नकारात्मक संभावना है वो किसके साथ जोड़ के चलना पड़ेगा? वो प्लेटो के साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। और प्लेटो के साथ जुड़ाव का मतलब भी बिल्कुल क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कि ऐसा राजा है ना, या उनका क्या है? दार्शनिक राजा है, तो हम कह सकते हैं कि भी ऐसा दार्शनिक राजा तानाशाही रवैया अपना सकता है। ऐसा दार्शनिक राजा तानाशाही रवैया अपना सकता है। ऐसा राजा तानाशाही रवैया अपना सकता है। यानी कि ये आरोप है किस पर? ये आरोप है आचार्य मनु पर, और ये आरोप किस पर है? ये प्लेटो महाराज पर है। लेकिन दोनों ही अपने अपने आरोपों को क्या है? खारिज करने का काम करेंगे। दोनों ही अपने अपने आरोपों को क्या है? खारिज करने का कार्य करेंगे। खारिज करने का कार्य कैसे करेंगे? एक बात तो यह है कि आचार्य मनु यहां पर एक बात तो यह कहेंगे कि भैया मामला किसका है? मामला किसका है? दैवीय शक्ति का है। मामला किसका है? दैवीय शक्ति का है। मामला किसका? दैवीय शक्ति का है। और दैवीय शक्ति का जो व्यवहार है वो क्या है? वो नकारात्मक नहीं हो सकता। दैवीय शक्ति का जो व्यवहार है वो कैसा है? वो नकारात्मक नहीं हो सकता, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि वो क्या है? नकारात्मक नहीं हो सकता। यहां पर जो हमारे प्लेटो महाराज हैं वो क्या है? वो ये बात कहने का कोशिश करेंगे कि भैया मामला किसका है? मामला किसका है? दार्शनिक राजा का है। मामला किसका है? दार्शनिक राजा का है, यानी कि फिलोसफर किंग का है। ठीक है, और दार्शनिक राजा का मतलब क्या हो जाता है? दार्शनिक राजा का मतलब क्या हो जाता है? तो हम यहां बिल्कुल वही कहेंगे। हम ऐसा कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण व्यक्तित्व, नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण व्यक्तित्व
नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण व्यक्तित्व। और अगर कोई व्यक्तित्व, ऐसा प्लेटो महाराज का मानना है कि यदि कोई व्यक्तित्व नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हो जाता है तो मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि ऐसे व्यक्तित्व का जो व्यवहार है, ऐसे व्यक्तित्व का जो व्यवहार है वो क्या है? नकारात्मक नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्तित्व का जो व्यवहार है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि क्या नहीं हो सकता? नकारात्मक नहीं हो सकता, नकारात्मक नहीं हो सकता। अगली बात जो हमारे प्रिय आचार्य मनु है, अगली बात हमारे प्रिय आचार्य मनु क्या कहेंगे? आचार्य मनु ये कहेंगे कि आपने तो हम पर आरोप लगा दिया क्या कि हमारा राजा क्या तानाशाही हो सकता है, लेकिन आचार्य मनु कहते हैं कि राजा को धर्म का पालन करना होगा, 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 राजा को धर्म का पालन करना होगा। और अगर प्लेटो महाराज ये कहते हैं कि राजा को धर्म का पालन करना होगा तो मतलब क्या है? मतलब ये आ जाता है कि यहां धर्म का मतलब क्या है? यहां धर्म का मतलब क्या हो जाता है? यहां धर्म का मतलब यह हो जाता है कि अपने कर्तव्यों का पालन। यहां धर्म का मतलब क्या हो जाता है? अपने कर्तव्य का पालन। यहां धर्म का मतलब क्या हो जाता है? अपने कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्य का पालन। आचार्य मनु साफ साफ कहते हैं कि देखो, एक तरफ क्या होगा? राजा होगा, और राजा के सामने एक तरफ क्या होगा? आपका प्रजा होगा। क्या होगा? प्रजा होगा। राजा अपनी प्रजा को क्या है? सुरक्षा देने का कार्य करेगा। राजा अपनी प्रजा को क्या है? सुरक्षा देने का कार्य करेगा। और बदले में क्या मिलेगा? टैक्स मिलेगा। बदले में क्या मिलेगा? आपका टैक्स मिलेगा, यानी कि उत्पादन का 1/6%, उत्पादन का 1/6%। वो साफ साफ इन बातों को कहते हैं कि आरोप लगाना गलत है ना। वो तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं कि मामला किसका है? दैवीय शक्तियों का है, और अगर दैवीय शक्ति का मामला है तो इसका व्यवहार नकारात्मक नहीं हो सकता। और वैसे भी उन्होंने इस बात को कहा कि अगर हम ये बात मान के चलेंगे कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का रूप है तो वो क्यों है? ताकि मानवीय समाज को एक सहूलियत, एक सुविधा या न्याय दिलाया जा सके। तो साफ साफ कहते हैं कि राजा को धर्म का पालन करना होगा, और धर्म का मतलब क्या हो जाता है? अपने कर्तव्य का पालन, यानी कि राजा अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। राजा को हर हाल में क्या है? कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा। राजा के सामने जो प्रजा होगी, राजा लगातार उसके कल्याण के लिए कार्य करेगा, राजा लगातार उसको सुरक्षा देने का कार्य करेगा, और बदले में प्रजा जो है ये उत्पादन का 1/6% क्या है? उसको टैक्स देने का कार्य करेगी। अब करो आलोचना। भाई ये तो राजनीतिक विचारकों की दुनिया है, वो संभाल लेते हैं अपने आप को। अब करो आलोचना, है ना। तो एक तो ये आपको यहां पर आचार्य मनु की ओर से बात करनी है, और यहां प्लेटो महाराज क्या है? प्लेटो महाराज थोड़ा अलग से व्यवहार करेंगे। वो टैक्सेशन सिस्टम की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन वो इसी को कैलकुलेट करने की बात करते हैं कि मामला किसका है? फिलोसफर किंग का है, यानी कि किसका है? दार्शनिक राजा का है। और दार्शनिक राजा क्या होगा? वो नैतिक मूल्य से परिपूर्ण क्या होगा? व्यक्तित्व होगा। और ऐसा व्यवहार क्या नहीं हो सकता? तो ऐसा व्यवहार क्या है? नकारात्मक नहीं हो सकता, है ना। अब वो क्या कहते हैं? वो बड़ा बहाना किसका बनाते हैं यहां पर कि भाई हमारे जो आलोचक हैं वो शांत कैसे हो जाएं। तो देखो, पूरी कहानी आपके सामने है। पूरी कहानी कैसे है? वो सहारा किसका लेते हैं? वो इसी नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण व्यक्तित्व का सहारा लेते हैं। वो इसी नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण क्या है? व्यक्तित्व का सहारा लेने की बात करते हैं। और आपको ये समझाने की बात करते हैं कि ऐसा जो व्यक्तित्व है वो हर हाल में क्या होगा? वो हर हाल में क्या होगा? कर्तव्यनिष्ठ होगा। वो हर हाल में क्या होगा? कर्तव्यनिष्ठ होगा। यानी कि राजा होने के नाते जो कर्तव्य उसके हैं, राजा होने के नाते जो कर्तव्य उसके हैं, उनके प्रति क्या है? वो एक निष्ठा का भाव लेकर के चलेगा। यानी कि वो हर हाल में क्या होगा? कर्तव्यनिष्ठ होगा। और क्या नहीं होगा? कर्तव्य विमुख नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? कर्तव्य विमुख नहीं होगा। कर्तव्य विमुख नहीं होगा।
यानी कि प्लेटो महाराज की ओर से भी हम ये बात बड़े प्यार के साथ कह सकते हैं कि प्लेटो महाराज भी यहां पर क्या है, अगर हम उनके फिलोसफर किंग को कैलकुलेट करने की बात करें, अगर हम उनके फिलोसफर किंग को यहां पर कैलकुलेट करने की बात करें, हालांकि वो टैक्सेशन सिस्टम की तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना ही आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वो ये बात जरूर कहते हैं कि फिलोसफर किंग का उद्देश्य, इसका मेन मोटिव क्या होगा या इसकी मेन ड्यूटी क्या होगी, अपने लोगों के जीवन को, अपने लोगों के जीवन को लगातार, अपने लोगों के जीवन को लगातार सुविधाजनक बनाना, लगातार सुविधाजनक बनाना, लगातार सुविधाजनक बनाना, लगातार सुविधाजनक बनाना। ठीक है, तो आरोप लगे, और आरोप क्या लगे, दोनों पर लगे, क्योंकि दोनों क्या है, राजा को लेकर के लगभग समान व्यवहार करते हुए पाए गए, और जब दोनों राजा को लेकर लगभग क्या है, समान व्यवहार करते हुए पाए गए, तो दोनों पर आरोप लगे, लेकिन दोनों ने अपने अपने आरोपों को खारिज करने का कार्य किया। यहां आचार्य मनु दैवीय शक्तियों की मजबूती को लेकर के अपने आरोपों को खारिज करते हुए पाए गए, और यहां पर जो प्लेटो महाराज हैं वो क्या हैं, वो दार्शनिक राजा के व्यक्तित्व में जो तमाम प्रकार के नैतिक मूल्य हैं उन्हीं की मजबूती का सहारा लेते हुए पाए गए, और उनके जो आलोचक हैं उनको शांत करने का कार्य किया। कुल मिलाकर के यहां आचार्य मनु ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप एक ऐसे राजा को तानाशाही राजा कहने की बात करोगे जो दैवीय शक्ति से उत्पन्न है, तो आप ईश्वर की सत्ता को नकार रहे हैं, आप ईश्वर की सत्ता की ही आलोचना कर रहे हैं, शांत हो जाओ। यहां पर जो प्लेटो महाराज हैं वो हम लोगों को ये समझाने की बात कर रहे हैं, या अपने आलोचकों को ये समझाने की बात कर रहे हैं कि अगर आप मेरे फिलोसफर किंग से तानाशाही रवैया अपनाए जाने का ये मामला जोड़ के चलोगे तो आप योग्यताओं की तौहीन करते हैं, क्योंकि हमने अपने फिलोसफर किंग के व्यक्तित्व में तमाम प्रकार के मानवीय मूल्यों को पैदा किया है, वो तमाम प्रकार के क्या है, नैतिक मूल्यों को पैदा करने का कार्य किया है। तो देखो कितना फायदा हो जाता है क्या करने से, कंपैरेटिव स्टडी करने से। तरीका था हमारे पास कि हम केवल आचार्य मनु को कैलकुलेट करते रहते, लेकिन उतना आनंद नहीं आता। हमने एक कंपैरेटिव स्टडी की और राजा संबंधी विचार को लेकर ही की, और राजा संबंधी विचार को लेकर के क्या क्या बातें आप लोग ये कर सकते हैं, तो हमने तुलनात्मक अध्ययन में सहारा किसका लिया, प्लेटो का लिया, और यही सिंधु बैच का सबसे बड़ा उद्देश्य भी रहेगा। हम करेंगे कंपैरिजंस, क्योंकि जब तक हम कंपैरिजंस नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। बिल्कुल पहले तो आप इसका क्या लेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया होगा, आप तो कलाकार आदमी हो, हमसे तो खैर स्क्रीनशॉट लेना आता ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया से थोड़ा बाहर आ जाओ, और अब आपको क्या मिलेगा, होमवर्क मिलेगा। जैसा पहला में मिलता था ना स्कूल लेवल पर, होमवर्क मिलता था कि घर से करके लाना भाई, और अगले दिन क्या होता था, वो चेक भी होता था। तो अब रहेगा आपका HW यानी कि होमवर्क। क्वेश्चन हम आपके सामने लिख रहे हैं, आंसर नहीं बताएंगे भाई, आंसर आपको खुद लगाने पड़ेंगे, है ना। आंसर नहीं बताएंगे, आंसर क्या आपको खुद लगाने पड़ेंगे। उससे हमको यह पता पड़ जाएगा कि आपने क्लास को कितने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, क्लास आपके समझ में आती है या नहीं आती है। तो पहला सवाल नोट डाउन करेंगे। आइए, निम्न कथनों पर विचार करो। आप जानते हैं आंसर करेंगे तो यह रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का जरूर याद रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1 हमने आपको क्या दिया, भारतीय संदर्भ में, भारतीय संदर्भ में सर्वप्रथम, भारतीय संदर्भ में सर्वप्रथम दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति के सिद्धांत को, दैवीय शक्ति के सिद्धांत को
अपनाने का कार्य, अपनाने का कार्य, अपनाने का कार्य आचार्य मनु ने किया। अपनाने का कार्य आचार्य मनु ने किया, आचार्य मनु ने किया। अपनाने का कार्य आचार्य मनु ने किया। नंबर 2, इस संदर्भ में, इस संदर्भ में आचार्य मनु, इस संदर्भ में आचार्य मनु, इस संदर्भ में आचार्य मनु अपनी समानता, अपनी समानता, अपनी समानता दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन के साथ, बलबन के साथ स्थापित करते हैं, बलबन के साथ स्थापित करते हैं, बलबन के साथ स्थापित करते हैं। नंबर 3 देखते हैं। आचार्य मनु, आचार्य मनु ने एक कल्याणकारी, आचार्य मनु ने एक कल्याणकारी, एक कल्याणकारी राज्य की वकालत की, एक कल्याणकारी राज्य की वकालत की, एक कल्याणकारी राज्य की वकालत की, एक कल्याणकारी राज्य की वकालत की। और इस संदर्भ में, और इस संदर्भ में वे अपनी असमानता, और इस संदर्भ में वे अपनी असमानता, असमानता आचार्य चाणक्य के साथ स्थापित करते हैं। आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य के साथ स्थापित करते हैं, आचार्य चाणक्य के साथ स्थापित करते हैं, आचार्य चाणक्य के साथ स्थापित करते हैं, आचार्य चाणक्य के साथ स्थापित करते हैं। यह है आपके 3 स्टेटमेंट। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से, कोड आप खुद बनाएंगे, उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं, कौन कौन से कथन सही हैं। फटाफट से लेंगे आप इसका स्क्रीनशॉट। निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय संदर्भ में सर्वप्रथम दैवीय शक्ति के सिद्धांत को अपनाने का कार्य आचार्य मनु ने किया। इस संदर्भ में आचार्य मनु अपनी समानता दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बलबन के साथ स्थापित करते हैं। आचार्य मनु ने एक कल्याणकारी राज्य की वकालत की, और इस संदर्भ में वे अपनी असमानता आचार्य चाणक्य के साथ क्या है, स्थापित करते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट ना? चलो कोई बात नहीं, डन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहां पर। आइए नंबर 1 पे सवाल यही रहेगा, निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, शासन संबंधी व्यवहार के संदर्भ में, शासन संबंधी व्यवहार के संदर्भ में, शासन संबंधी व्यवहार के संदर्भ में शक्तियों के केंद्रीकरण, शक्तियों के केंद्रीयकरण के संदर्भ में, शक्तियों के केंद्रीयकरण के संदर्भ में, शक्तियों के केंद्रीयकरण के संदर्भ में आचार्य मनु
तथा प्लेटो, आचार्य मनु तथा प्लेटो समान व्यवहार करते हुए पाए गए। समान व्यवहार करते हुए पाए गए। समान व्यवहार करते हुए पाए गए। समान व्यवहार करते हुए पाए गए, है ना। यह रहेगा आपका यहां पर स्टेटमेंट नंबर 1। नंबर 2, आचार्य मनु ने अपनी समानता, आचार्य मनु ने अपनी समानता अरस्तु के साथ, आचार्य मनु ने अपनी समानता अरस्तु के साथ इस संदर्भ में की, इस संदर्भ में की, इस संदर्भ में की, कोमा की, कानून ही राजा है। कानून ही राजा है। कानून ही राजा है। यानी कि आचार्य मनु ने अपनी समानता अरस्तु के साथ इस संदर्भ में की, इस संदर्भ में की कि कानून ही राजा है। नंबर 3, आचार्य मनु तथा प्लेटो, आचार्य मनु तथा प्लेटो दोनों ही लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की, लोक कल्याणकारी राज्य की वकालत करते हुए पाए गए। 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 अब यहां आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में से, उपरोक्त कथनों में से, उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। कौन कौन से कथन सही हैं। कौन कौन से कथन सही हैं। लेंगे आप इसका पहले तो क्या लेंगे, स्क्रीनशॉट। निम्न कथनों पर विचार करें। साधन संबंधी व्यवहार के संदर्भ में, शक्तियों के केंद्रीकरण के संदर्भ में आचार्य मनु तथा प्लेटो समान व्यवहार करते हुए पाए गए। नंबर 2, आचार्य मनु ने अपनी समानता अरस्तु के साथ इस संदर्भ में की कि कानून ही राजा है। आचार्य मनु तथा प्लेटो दोनों ही लोक कल्याणकारी राज्य की वकालत करते हुए पाए गए। ठीक है जी, हो गया होगा। चलिए, तो ये आज की चर्चा में आपका डेमो क्लास नंबर 2, और डेमो क्लास नंबर 2 में हमने राजा संबंधी विचार को कैलकुलेट किया, और राजा संबंधी विचार को कैलकुलेट करते हुए हमने एक कंपैरेटिव स्टडी की है। एक और हम आचार्य मनु को कैलकुलेट किए, और एक और क्या है, प्लेटो महाराज को कैलकुलेट किए। उम्मीद करते हैं कि चर्चा आपको लाभान्वित करने का कार्य करेगी। और लास्ट में आकर के हमने आपको क्या है, 2 प्रकार के सवाल भी दे दिए हैं। इनको पढ़ना है, समझना है, और इनके जो राइट कोड है, इस लाइन के अकॉर्डिंग, जो अंतिम लाइन है, इस लाइन के अकॉर्डिंग इनके जो आपको राइट कोड है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम तो आपको यही कहेंगे कि आप कक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव करके चलें, व्यवस्थित तौर पर आप नोट्स बनाते रहें, कक्षाएं आपके सामने आती रहेंगी, कक्षाएं आपके सामने आती रहेंगी। अभी सिंधु बैच में डेमो क्लासेस ही आपके सामने आएंगी, क्योंकि डेमो क्लासेस अच्छे से हम आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप दुष्यंत सिविल क्लासेस पर एक भरोसा व्यक्त कर पाएं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मामला जो है नेगेटिव है या हमारे लिए लाभान्वित नहीं होगा। आप पहले अपने आप को समझा लें, उसके बाद में पेड क्लासेस का जो कार्यक्रम है आपके सामने रख दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।